हेलो एवरीवन, वेलकम टू पाथ क्रिएटर एकेडमी। पाथ क्रिएटर एकेडमी में आपका स्वागत है। ये एक नई सीरीज है जो एमपी पुलिस कांस्टेबल पर फोकस करके बनाई गई है। इसमें हम आज डिस्कस करने वाले हैं इसका पार्ट नंबर 1। इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर होंगे 20 दिसंबर 2017 जो शिफ्ट 2 में क्वेश्चन पूछे गए थे। केवल मैथ के क्वेश्चन होंगे। क्या? केवल मैथ के। रीजनिंग का एक अलग से सेपरेट सीरीज है, उसमें रीजनिंग चल रहा है, ठीक है। और एमपी जीके जीएस का अलग है, तो उसमें एमपी जीके जीएस जो तीसरा पार्ट बचता है वो कवर किया जा रहा है। रीजनिंग अलग है, ठीक है। और मैथ्स के सारे 20 अगस्त 2017 जो शिफ्ट सेकंड में पेपर हुआ था वो क्वेश्चन है, ठीक है। टोटल इसमें 40 से 42 क्वेश्चन होते हैं एक पेपर के अंदर, लेकिन उसका ये भाग एक है, भाग ए है। इसका भाग दूसरा आएगा, बी आएगा, जिसके अंदर लगभग 20 से 25 क्वेश्चन रहेंगे। इस वीडियो के अंदर 20 से 25 क्वेश्चन है, ठीक है। टोटल 54 पार्ट आएंगे, 54 पार्ट आएंगे। अभी ये पहला पार्ट से शुरुआत कर रहे हैं। एमपी पुलिस 2021 के लिए ये इंपोर्टेंट तो है ही, साथ में एमपीएसआई का पूरा मैथ कवर हो जाएगा, इससे एसएससी जीडी का भी मैथ कवर हो जाएगा। और जिन भी एग्जाम में मैथ आता है उनमें थोड़ी बहुत हेल्प मिल सकती है, क्योंकि ये कांस्टेबल का पेपर है, ठीक है। नाउ ये जो एग्जाम होता है कांस्टेबल का, एमपी कांस्टेबल का, वो जो होता है वो दो फेज के अंदर रहता है। पहला फेज जो रहता है रिटर्न एग्जाम, दूसरा फेज जो रहता है वो फिजिकल रहता है, ठीक है। तो फिजिकल के बारे में भी अभी बता देते हैं। पहले रिटर्न एग्जाम देखिए। रिटर्न एग्जाम जनरली देखा जाए तो मैथ जो रहता है वो उसके मैथ के क्वेश्चन आते हैं लगभग 40 क्वेश्चन, और रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं 30 क्वेश्चन, ठीक है। और जो एमपी जीके जीएस, करंट अफेयर, हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी और ये सारी चीज को मिलाकर जो बन जाता है जी, जिसे शॉर्ट में जीके जीएस बोल देते हैं, आते हैं 30, ठीक है। तो हमारा प्राइमरी फोकस है इन दोनों चीज पे, मैथ और रीजनिंग पे। तो रीजनिंग का ऑलरेडी हम शुरू कर चुके हैं सीरीज, डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे दूंगा, उसका पहला पार्ट अपलोड किया जा चुका है। और जो मैथ है उसका पहला पार्ट ये आ रहा है। अब से रेगुलर आपको ये पार्ट मिलते रहेंगे, बहुत डिटेल में डिस्कशन के साथ, ठीक है। आप इनको देखिए, बहुत लाभ होगा। तो ये 70 पे मतलब जो प्रायोरिटीज हम दे रहे हैं इन 70 मार्क्स पे दे रहे हैं। फिर नेक्स्ट जो ये 30 मार्क्स हैं इन्हें हम बाद में शॉर्ट शॉर्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे जीके जीएस के, ठीक है। तो ये 70 मार्क्स पे हम फोकस ज्यादा करेंगे, ठीक है। नाउ जो पहला फेज जो क्लियर करता है वो सेकंड फेज में आता है, जो होता है फिजिकल, जो होता है फिजिकल, ठीक है। तो फिजिकल के अंदर क्या होता है, जनरली जो जनरल के कैंडिडेट जो कैंडिडेट रहते हैं, जो मतलब मेल रहते हैं, उनके उनके लिए 2 मिनट 45 सेकंड में 800 मीटर की दौड़ना पड़ती है, 2 मिनट 45 सेकंड। और जो गोला फेंकना पड़ता है वो 19 फीट फेंकना पड़ता है, 7.260 केजी का। और लंबी कूद रहती है 13 फीट। जिन लोगों के पास ये क्राइटेरिया है वो ही मतलब कांस्टेबल की तैयारी करें, अदरवाइज वो ये एग्जाम छोड़ के कोई दूसरे एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से महिलाएं और जो आरक्षक, ट्रेडमैन चालक हैं, भूतपूर्व सैनिक हैं, होमगार्ड, उनके लिए ये देख रखे हैं, आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। नाउ ये जो देखिए, इसे जानने से पहले पहले ये भी देखना पड़ती है कि जो स्टेट लेवल की पुलिस रहती है उसके अंदर किस रैंक के अधिकारी को क्या बोलते हैं। जैसे पुलिस कांस्टेबल रहता है, उसके बैच पे जनरली प्लेन रहता है। तो इस बैच को देख के हम समझ सकते हैं, वो कभी नहीं बोलेगा कि मैं कांस्टेबल हूं, मैं कौन हूं। आपको अगर पहचानना है तो आप पहचान सकते हैं उनको, कैसे? ये प्लेन है तो वो पुलिस कांस्टेबल है। कौन है? पुलिस कांस्टेबल, ठीक है। अ, और दूसरा, यदि अगर ये दो एरो इस तरीके से दिख जाए तो आप पहचान सकते हैं वो सीनियर कांस्टेबल है। कौन है? सीनियर कांस्टेबल। इस तरीके से 3 एरो दिख जाते हैं तो वो होता है हेड कांस्टेबल। कौन होता है? हेड कांस्टेबल की पोजीशन पे होता है वो, उसकी पोस्ट होती है हेड कांस्टेबल। अगर ये नीली पट्टी के साथ और ये रेड दिख जाए और एक स्टार दिख जाए तो उसे बोलते हैं असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर। तो एक स्टार यदि लगा है तो वो है असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर। अगर उनके पास दो, उनके बैच पर 2 स्टार और नीली और हरी पट्टी, नीली और लाल पट्टी है, तो वो है एसआई, बोले तो सब इंस्पेक्टर, ठीक है। अगर उनके बैच पे 3 स्टार दिख जाए और एक नीली और एक लाल पट्टी दिख जाए तो वो है पीआई, मतलब पुलिस इंस्पेक्टर, ठीक है। ये तीन एक ग्रुप में रहते हैं, ये तीन एक ग्रुप में रहते हैं, ठीक है। अब देखिए इससे आगे का पीआई, पुलिस इंस्पेक्टर से आगे डीसीपी यानी डिप्टी कमिश्नर, सॉरी, डीएसपी, डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस भी बोलते हैं, और इसे डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस भी बोलते हैं कहीं कहीं पे। लेकिन एमपी के अंदर डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस बोलते हैं, ठीक है।
तो डीएसपी जो रहता है उनके अंदर 3 स्टार रहते हैं, बट कोई पट्टी यहाँ पर कोई नहीं दिखेगी आपको। तो ठीक है, सिंपल 3 स्टार रहेंगे तो मतलब वो डीएसपी की पोजीशन लिए हैं। ठीक है, एसीपी असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस, उनके पास केवल केवल आपको उनके बैच पर केवल और केवल अशोक जो चिन्ह है अ, वो आपको मिलेगा। ठीक है, और जो एसपी रहते हैं सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, उसके 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 उनके बैच पर आपको एक स्टार के साथ है ना एक अशोक चिन्ह दिख जाएगा आपको। ठीक है, अरे शोर तो कम करो मम्मी। ठीक है, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के, तो फिर यहाँ पे आपको एक अशोक चिन्ह और दूसरा स्टार दिख जाएगा। ठीक है, तो ये जो है ना ये एसपी यानी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस हो जाएगा। इसके ऊपर एसएसपी होता है, सुपर सुपरिटेंडेंट, सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, और फिर सबसे जो ऊंचा पद रहता है वो रहता है पुलिस के अंदर, सबसे जो ऊंचा पद रहता है वो रहता है डीजीपी का, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। ये पहला वीडियो है इसलिए मैंने ये सारी चीज बता दी, अगले वीडियो से आपको ये चीजें नहीं देखने को मिलेंगी, वो फिर नेक्स्ट डायरेक्ट बात करेंगे क्वेश्चन के ऊपर। डीजीपी यानी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, वो स्टेट के अंदर केवल एक ही होता है। इनके नीचे दो रैंक के अधिकार और रहते हैं, आईजीपी और डीआईजी। ठीक है, डिप्टी इंस्पेक्टर, डिप्टी इंस्पेक्टर ऑफ इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, और आईजीपी यानी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। ठीक है, तो ये दो रैंक के अधिकारी और रहते हैं। तो डीजीपी सबसे हेड रहता है पूरे स्टेट का, है ना, जैसे एमपी का एक डीजीपी होगा। ठीक है, वो पूरा हेड रहेगा सारे पुलिस डिपार्टमेंट का। नाउ पाथ क्रिएटर एकेडमी पर आप कैसे कैसे पहुंच सकते हैं। देखिए, पाथ क्रिएटर एकेडमी सिंपल, आप यूट्यूब पर लिख देंगे तो ये इस तरीके से लोगो दिख जाएगा आपको। तो वो मेरा चैनल है, उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में देके रखी है, और अदरवाइज आप टेलीग्राम पर भी पाथ क्रिएटर एकेडमी देखेंगे तो हमारा चैनल बना हुआ है, उस पर रेगुलर अपडेट्स मिलती रहती हैं, वहां से जुड़ सकते हैं। और जीमेल के थ्रू इस ये आईडी से कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, जो लोग नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। बेल आइकन को इस तरीके से प्रेस कर दें ताकि रेगुलर अपडेट आपको मिलता रहे। ठीक है, टेलीग्राम के अंदर भी आपको इसी तरीके का लोगो दिखेगा, पाथ क्रिएटर एकेडमी का लोगो दिखेगा, तो उससे जुड़ सकते हैं आप। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर पहला देखिए, अंकों 452189 से कितने 6 अंकों वाली संख्याएं निर्मित की जा सकती हैं। तो कितने अंक दिख रखे हैं, 1 2 3 4 5 6, ये 6 अंकों वाली संख्या है, 6 ही अंकों वाली हमको संख्या बनाना है। तो हमारे पास कितने अंक हैं, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे क्या प्रोबेबिलिटी है, मतलब कितने अंक आ सकते हैं, 6 में से कितने अंक आ सकते हैं, 6 के 6 ही अंक आ सकते हैं ना। ठीक है, तो 6 में से अब यहाँ पर कितने आ सकते हैं, एक अंक तो यूज हो गया, तो यहाँ पे कितने आ सकते हैं, 5, और यहाँ पे कितने आ सकते हैं, 4। क्यों, क्योंकि टोटल 6 अंक थे, 2 अंक यहाँ पर यूज हो गए, तो यहाँ पे 4 ही आ सकते हैं। अब यहाँ पर 3 अंक तो यूज हो गए, टोटल कितने थे, 6, 6 में से 3 यूज हो गए, इस पोजीशन पे, इस पोजीशन, इस पोजीशन पे, तो यहाँ पे कितने बचे, 3 अंक आ सकते हैं। ठीक है, और फिर यहाँ पर कितने बचे, अगर 6 में से 4 यूज हो गए तो अभी तो 2 ही बचे, और फिर यहाँ पर तो एक जो सिंगल अंक बचेगा वो आ सकता है। ठीक है, ये जरूरी नहीं है कि 4 इधर है कि इधर ही आए, 4 इधर भी आ सकता है, इधर भी, कहीं भी आ सकता है। ठीक है, तो ये कितना हो गया, इनके बीच में आप गुणा लगा दिए, 6 पंचे 30, 30 चौके 120, 120 गुणे 3 12 थी 360, 360 दूना 720। तो ऑप्शन नंबर थर्ड 720 एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर, देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड है, वीडियो के हिसाब से तो ये सेकंड है, वैसे 19वें नंबर पे आया हुआ था। एक और चीज ध्यान रखिए, मैथ, रीजनिंग और जीके जीएस आपको कभी ऐसे नहीं मिलेंगे, मैथ के 40 क्वेश्चन आते हैं तो 40 सीक्वेंस में मिल जाएंगे। इस पेपर के अंदर आपको 2 मैथ के क्वेश्चन आ गए तो 4 रीजनिंग के जाएं, 4 जीके जीएस के जाएं, मतलब एकदम पूरी की पूरी खिचड़ी आपको पकी हुई मिलेगी, कहीं पे कुछ भी आ सकता है। ठीक है, बस उन्हें तो ये देखना है कि, मतलब आपको ये देखना है कि मतलब 100 क्वेश्चन आते हैं बस, कभी मैथ के 5 जाएंगे, 2 आ जाएंगे, फिर रीजनिंग के जाएंगे, फिर जीके जीएस के मिक्स आते हैं ना, सफल करके क्वेश्चन, सीक्वेंस में कभी नहीं रहते। तो ऐसे ये 19वें नंबर पे आया हुआ क्वेश्चन है, और ये वीडियो के हिसाब से सेकंड नंबर है। ठीक है, चलिए देखते हैं, 2 पासे एक साथ फेंके गए, दोनों के नंबर का योग 8 आने की प्रायिकता। देखिए, जो पासे रहते हैं, पासे के अंदर कितने फलक रहते हैं, 6, मतलब 6 नंबर आ सकते हैं। ठीक है, पासा जो रहता है, पासे के डाइस जो रहता है, डाइस के अंदर 6 इस तरीके से डाइस बना रहता है, उसके अंदर कितने रहते हैं, 6 फलक रहते हैं। तो 6
6 फलक पे 1 2 3 करके 6 नंबर लिखे रहते हैं, तो यहाँ पर 2 पासे हैं, तो जब भी 2 पासे हैं तो 6 की पावर हो जाएगा 2। ये तो उनकी टोटल प्रायिकता हो सकती है, 36 तक आ सकते हैं, ठीक है। अभी ये पूछा है कि दोनों नंबरों के योग 8 आने की, तो देखिए यदि पहले पासे पे 2 आ गया और दूसरे पासे पे 6 आ गया अगर, तो ये 8 हो सकते हैं। अगर पहले पासे पे 3 आ गया, कितना आ गया? हाँ, पहले पासे पे 3 आ गया और दूसरे पासे पे 5 आ गया, तब भी ये 8 हो रहा है कि नहीं? 8 हो सकता है। और तीसरी कंडीशन क्या बनेगी? अगर पहले पासे पे 4 आ गया, दूसरे पासे पे भी 4 आ सकता है कि नहीं? तो भी ये 8 हो गया। दूसरा इनका रिवर्स भी बन सकता है, अगर पहले पासे पे 6 आ गया और दूसरे पे 2 आ गया, तब भी 8 हो रहा है। अगर पहले पे 5 आ गया और दूसरे पे 3 आ गया, तो अब भी 8 हो सकता है। तो कितनी कंडीशन बन रही? इनके अलावा कोई कंडीशन बन रही? नहीं। देखिए, कैसे आपने एक पासा थ्रो किया, जैसे तो ये पासा है मान लो, तो इसे थ्रो करोगे तो उस पे एक ही चीज तो आएगी, या तो 1 आएगा या 2 आएगा या 3 आएगा या 4 आएगा। ऐसे अभी आप 2 पासे थ्रो कर रहे हैं, तो उन्होंने बोला है कि दोनों पासे को योग जो है ना 8 आने की प्रायिकता अपन को पता करनी है। 8 कैसे आ सकता है? अगर पहले पे 6 आ गया, सॉरी, पहले पे 2 आ गया, दूसरे पे 6 आ गया, तो 8 हो सकते हैं। पहले पे 3 आ गया, दूसरे पे 5 आ गया, तब भी 8 हो सकते हैं। पहले पे 6 आ गया, दूसरे पे 2 आ गया, तब भी 8 हो सकते हैं। पहले पे 5 आ गया, दूसरे पासे पे 3 आ गया, तब भी 8 हो सकते हैं। और 4 4 आ गए। अगर पहले पासे पे भी 4 आ गया, दूसरे पासे पे भी 4 आ गया, तब भी। इन 5 के अलावा कोई और कंडीशन बन रही है क्या? नहीं। तो ये 5 कंडीशन बन रही, तो पांचों कंडीशन को लिख देंगे ऊपर। प्रायिकता यही होती है, नंबर नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टोटल आउटकम, ठीक है। तो टोटल 6 की पावर 2 करेंगे तो ये 36 हो गया, और 5/36, ठीक है। 5/36 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कट तो रहा नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। दो पाइप हैं, एक ए है एक बी है, क्रमशः 30 घंटे और 35 घंटे में एक टैंक को क्या कर रहे हैं? भर रहे हैं, ठीक है। एक टैंक को भर रहे हैं, भर सकते हैं, सॉरी, ठीक है। यदि दोनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा? देखिए, ये पहला पाइप है, वो 30 घंटे में भर रहा है। कितने घंटे में? 30 घंटे में। ये दूसरा पाइप है, वो कितने घंटे में भर रहा है? 35 में, ठीक है। तो 30 और 35 का सबसे पहले हम क्या ले लेंगे? एलसीएम। तो एलसीएम कैसे लेंगे? इस तरीके से देखिए, 30 और 35 का एलसीएम, एक तो जनरली ये तरीका है, 30 और 35 लिखो, इनका एलसीएम निकाल लो, ठीक है। और दूसरा ये है कि 35 का पहले 3 में गुणा कीजिए, 35 दूना 70, 35 तिया कितने होते हैं? 105, ठीक है। तो 105 नहीं आ रहा, तो 105 का फिर अगर 105 से कोई चीज ये नहीं कट रहा है, 35 तिया 105 ये तो कट रहा है, लेकिन ये 30 नहीं कट रहा है ना, 30 तिया 90, 30 चौके 120, तो फिर 105 को आप डबल कीजिए, तो 105 का डबल कितना होगा? चलो ऐसे निकाल लो, 2 से कट करेंगे तो ये 50 आएगा, ठीक है। और फिर इसके अलावा कुछ कट नहीं हो रहा, तो 3 से कट कर लो, 3 से कट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 5। और ये नहीं कट हो रहा है, ठीक है। फिर 5 से कट कर दो, 5 बन जा, 5 7 जा, फिर 7 जा, 7 पन्ना 35, 35 दिया 105, 105 दूना 210, तो 210 आपका आ जाएगा इस तरीके से, ठीक है ना। वैसे इस तरीके से शॉर्ट में 105 का फिर डबल करते तो 210 तब भी आ जाता, वो भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन बहुत डिटेल में बता रहे, 210 ये हो जाएगा, ठीक है। 210 एलसीएम आ गया। अब देखिए 30 से इसको कितना, ये एफिशिएंसी रहती है, क्या रहती है? यहाँ पर एफिशिएंसी आएगी, ठीक है। और ये टोटल वर्क रहता है, जो भी एलसीएम आता है वो हमारा टोटल वर्क रहता है, और ये इनके डेज रहते हैं जिनमें वो काम कर रहे हैं, ठीक है। जब डेज का मल्टीप्लाई हम एफिशिएंसी में करते हैं तो हमें टोटल काम मिल जाता है, टोटल वर्क मिल जाता है, यही तो है। 30 डेज लग रहे हैं, हम एफिशिएंसी निकाल रहे हैं, तो हम इसको डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 7। कितना आ जाएगा? 7। और ये आ जाएगा 6। 35 का डिवाइड 210 में करेंगे तो ये 6 टाइम हो जाएगा, मतलब 35 गुणे 6 करेंगे तो आपको 210 मिल जाएगा, और 30 गुणे 7 करेंगे तो आपको 210 मिल जाएगा, ठीक है। तो मतलब डेज मल्टीप्लाई बाय एफिशिएंसी करते हैं तो हमको टोटल वर्क मिल जाता है। तो यदि दोनों पाइप एक साथ खोले गए तो टैंक को भरने के लिए कितना समय लगेगा? देखिए दोनों की क्षमता कितनी हो गई? 7 और 6 13, और हमारा टोटल काम कितना है? 210, और एफिशिएंसी कितनी है? 13, तो 13 एकम 13, अब 7 और 1 8 बचा, 13 7
13 पन्ना 65, 13 छिंग 78, 13 छिंग 78, कितना बचा 2/3। तो उनको लगेंगे 16 घंटे 2 बाई, यहाँ नीचे 13 है, 16 घंटे 2/13। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर कहां पर है? 4 में है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महेश के पास 50,000 रुपए हैं। कितने रुपए हैं? 50,000, जिन्हें वह विदेशी यात्रा पर जाने के लिए जाने से पहले $1 में 45 रुपए की दर से बदलता है। मतलब $1 मिल जाएगा उसको, 45 रुपए देगा। तो लौटने के बाद वह पाता है कि उसके पास अभी भी $200 शेष हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, 50,000 रुपए, और यहाँ पर क्या है, डॉलर शेष है। तो इन्हें या तो डॉलर में कन्वर्ट कर लो या फिर रुपए में कन्वर्ट कर लो। तो हम रुपए में कन्वर्ट कर लेते हैं कि जितने शेष है उन्हें रुपए में। तो हमें पता है $1 बराबर 45 है, तो 200 गुणित 45 कर देंगे हम, 200 गुणित 45। तो 45 दूना 90, ये हो जाएंगे तुम्हारे 9,000 रुपए, ठीक है। अभी ठीक है क्वेश्चन, 50,000 रुपए हैं और वह विदेश जाने के लिए $1 का 45 रुपए की दर से बदल लेता है। लौटने के बाद वह पाता है कि उसके पास अभी, अब हम $200 नहीं पड़ेंगे, अभी लौटने के बाद वह पाता है कि 9,000 रुपए शेष हैं। अपनी यात्रा के दौरान उसने कितने रुपए खर्च किए, ये क्वेश्चन किया है। बताइए, उसके पास 50,000 रुपए थे और 9,000 उसके पास बचे हुए हैं, तो कितने खर्च किए? ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, 41,000, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5th है, ठीक है। यदि देखिए क्वेश्चन इधर देख सकते हैं आप, ये 5th दिख रहा है आपको, और ये तो वो रैंडमली कहीं कहीं पे क्वेश्चन आए हुए हैं, तो यहाँ पर क्वेश्चन में कंफ्यूज हो जाओगे, यहाँ पर मत देखिए। यदि a माइनस बी बराबर 90%, ए माइनस बी का 90%, ठीक है, 90% लिख लिया, और ए प्लस बी के 60% के बराबर है, 60% के बराबर है, मतलब ये दोनों चीजें बराबर है। तो ए का कितना प्रतिशत भी है? तो पहले ए बी का वैल्यू निकालें। देखिए 100 से 100 कट गया, 0 से 0 कट गया, 3 दूना 6 होता है और 3 तिरका 9 होता है। 3 का अंदर गुणा करेंगे तो 3a माइनस 3b बराबर 2a प्लस 2b, ठीक है। तो अगर इधर आप 2a को ले जाएंगे तो यहाँ पर केवल ये बचेगा, और बराबर में 3 उधर ले जाएंगे तो 5 भी हो जाएगा, ठीक है। तो a अपॉन बी आपको कितना मिल गया? 5/1, 1 मिल गया। a की वैल्यू 5 है और b की वैल्यू 1 है। तो a का कितना प्रतिशत b है? तो हमको b बताना है, b कितना प्रतिशत है a का। तो b कितना है 1, किसके प्रतिशत? a के हिसाब से बनाना है। a कितना है 5, परसेंटेज में बताना है, मतलब 100, ठीक है। तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे तो 5 दूना 10, मतलब 20%। तो कितना ऑप्शन हो जाएगा? 20, और मतलब ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये लिखा है 70:105, निम्नलिखित में से किस जोड़ी का अनुपात 70:105 के समान है? 70:105 के समान है, तो देखिए इसको इस तरीके से कर सकते हैं हम, जो कट कर करके देख लो, या फिर दूसरा तरीका ये है, देखिए अगर हम इसको 105 डिवाइडेड बाय 70 कर दें, मतलब 70 एकम 70, 70 एकम 70, तो 30 5 35 बचा, है ना, ये 35/70 हो जाएगा। 35 एकम 35, 35 दूना 70, मतलब 1.5 आंसर आ रहा है। तो 1.5 आंसर आना चाहिए कट के, है ना, 1.5 इस तरीके से होना चाहिए। वैसे यदि आप 1.5 देखिए कैसे आ रहा है, अगर आप 70 है, 70 का तो पूरा तो 70 जोड़ा है, 70 में 70 तो जुड़ा ही है, तो हाँ नहीं नहीं सॉरी, 70 का जो आधा है, 70 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो कितना मिलेगा आपको? 35। तो बस वो 35 को ऐड कर दिया तो अगली संख्या बन गई, ऐसे देख सकते हैं आप। देखिए 70 का आधा 35, 35 जोड़ दिया तो 105 बन गया, तो वही हमको देखना है। देखिए अगर 296 का आधा करें और इसमें जोड़ दें, 296 का आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2, 2 चौका 8, 2 अट्ठे 16। आप इसमें जोड़ देंगे तो ये बन रहा है क्या? और इसी में जोड़ देंगे तो 8, 8 और 6 14, बिल्कुल नहीं बन रहा, पहला तो गलत हो जाएगा। इसका आधा करो, 2 बन जा 2, 2 अट्ठे 16, 2 3 6, फिर इसमें जोड़ दो, 6 और 3 9, नहीं बन रहा। इसका आधा करो, इसका आधा करोगे तो वैसे ही नहीं बनेगा, देखिए आधा करोगे तो पॉइंट में वैल्यू आएगी। इसका आधा करो
2 दूना 4, 2 3 6, 2 चौके 8। फिर इसमें जोड़ दो, 8 और 4 12 की 2, हाथ के ही 1, 6 और 3 9 और 1 10 की 0, हाथ के ही 1, 4 और 2 6, बिल्कुल करेक्ट थे। अब 3 गलत हो गए तो 1 तो आता ही। ऑप्शन नंबर 4 एकदम करेक्ट है। ये बहुत शॉर्ट तरीका है इसे सॉल्व करने का। अदरवाइज क्या होगा, आप काटेंगे पॉइंट में वैल्यू आएगी। ठीक है, तो ये बहुत ईजी हो गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 103 102 98 का गुणनफल कर रहा है। अच्छा, तो देखिए 103 इंटू 102 इंटू 98। ठीक है, एक तो ये तरीका है, तो सारे के सारे लोग ऐसे ही करेंगे फिर ज्यादातर, है ना। अब दूसरा तरीका देखिए, करेंगे तो इसमें क्या करने से आंसर तो मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बट क्या है टाइम बहुत ज्यादा लग जाएगा। तो हमें इन्हें ब्रेक कर लेते हैं। 100 प्लस 3 इस तरीके से लिख दें, 100 प्लस 2 इस तरीके से लिख सकते हैं कि नहीं बताइए। लिख सकते हैं तो लिखिए। 100 का 100 में गुणा करें बहुत आसानी से, बस लिखना ही पड़ेगी आपको। 4 जीरो प्लस 100 का 2 में 200 प्लस 100 का 3 में 300 प्लस 3 दूना 6, बस सारे को जोड़ दो। 10,000 प्लस 300 300 200 500 6, तो 10,506 होगा ये। 10,506 हो गए कि नहीं। ठीक है, एक ये हो गया। अब इनका गुणा हो रहा है 98 में, तो 98 को कैसे लिख सकते हैं बताओ। 100 माइनस 2 नहीं लिख सकते क्या। लिख सकते हैं तो लिख दीजिए। फिर 10,506 का 100 में कर दीजिए, बहुत आसानी से गुणा हो जाएंगे। इनमें कैलकुलेशन का काम नहीं है, बस लिखने का काम है थोड़ा सा। 506 पूरी कैलकुलेशन खत्म कर दी। 2 जीरो हो जाएंगे और माइनस 2 से गुणा और होना है। तो 10,506 को गुणा करेंगे तो 20,000 500 500 1,000 मतलब 21,012 आ जाएंगे कि नहीं। अगर 10,506 को 2 में गुणा करना है, 2 में गुणा करना है ना, तो 10,000 20,000 हो जाएंगे, और 506 का गुणा 2 बार करोगे तो 500 दूना 1,012 ये हो गए। 1,012 ठीक है, तो 1,012 ये, और 20,000 वो, तो 21,012। तो 21,012 हमको घटाना है, 21,000 और 12 ऐसे इनको घटा देना, वही हमारा आंसर हो जाएगा। 10 में से 2 गए 8 बचे, और 10 में से 2 गए फिर 8 बचे, एक इधर। 6 में से 1 गया 5, यहां से कोई मैच कर रहा है क्या। हाँ कर रहा है, 2 मैच कर रहा है, लेकिन एक ये और एक ये, अभी और आगे बढ़ना पड़ेगी। तो 10 में से 1 गया तो 9। अब हाँ, अब तो एक ही मैच कर रहा है, ओनली चौथा। ठीक है, सेवेंथ का ऑप्शन नंबर 4 एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा, ये मेथड भी समझ में आएगा। इसमें कैलकुलेशन नहीं रहती, अगर इसमें कैलकुलेशन करेंगे और एक भी कैलकुलेशन मिस हो जाती ना, तो सब आंसर ही गलत आ जाता, और वे नियरली इतने नियरली इक्वल टू दे के रखे। ठीक है, इसमें कैलकुलेशन नहीं थी, इसमें तो बहुत आसानी से बस दिख 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 के जोड़, 300 गुणे 200 10,000, तो ये इस तरीके से करना है। जब भी 100 के आसपास कोई संख्या मिलेगी तो हमको इसी तरीके से उनको काम तमाम कर देना। ठीक है, तो ऑप्शन ऑप्शन नंबर 4 एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अंतिम अंक क्या होगा जब आप 7 की पावर 233 का विस्तार करेंगे। 233 दिख जाए और 2 की पावर इधर लिख जाए 5 0 6 6 9 8 कुछ भी दिख जाए, इनका मैं बहुत बढ़िया बताता हूँ। देखिए अंतिम अंक का, ये अंतिम अंक मतलब लास्ट डिजिट के बारे में बता देता हूँ। जब भी आपको 0 1 5 और 6 ये वैल्यू अंतिम अंक में दिख जाए ना, और पूछा जाए कि अंतिम अंक क्या होगा, मतलब कैसे, देखिए अगर लिखा है 390 और इसकी पावर देके रखी है 676 शब्द, 676 देके रखी है, तो इनमें पूछा है कि जब इनको सॉल्व करेंगे तो लास्ट डिजिट क्या होगा, तो लास्ट डिजिट हमेशा वही होगा, 0। ठीक है ना, तो ऐसे ही 1 के साथ, और ऐसे ही 5 के साथ, और ऐसे ही 6 के साथ। अगर 1 की जगह मतलब 0 की जगह यहाँ पर 1 होता ना, फिर पूछते कि इसका लास्ट डिजिट क्या होगा, तब भी 1 ही होता। अगर 395 होता है, यहाँ पे 5 लिखा है, और अब पूछते कि 395 की पावर 676, अभी लास्ट डिजिट क्या होगा, तो 600, तो हमेशा 5 ही होगा। ठीक है, तो ये समझ गया। 056 इन्हें याद रख लो। 056 मतलब 10 डिजिट होते हैं ना टोटल, 0 से लेके 9 तक, तो ये 4 तो यहाँ पे कंप्लीट होगा, 4 डिजिट का काम। ठीक है, 1 5 6 जब भी ये दिख जाएंगे तो यही होंगे, लेकिन अपना तो 7 है। तो अभी और देखते हैं, 2 3 7 और 8, ओ सॉरी हाँ, 2 3 7 8, ठीक है।
इनके साथ हम क्या करेंगे, इनके साथ हम ये करेंगे, जब भी कुछ भी चीज पावर में दिख जाएगी तो हम उसमें 4 का भाग देके 4 का भाग देके शॉर्ट कर देंगे, ठीक है, बिल्कुल शॉर्ट कर देंगे। इस पे तो यही हो रहा है, देखिए 7 दिख गया। 7 की जगह अगर कभी ऐसा भी लिखा होगा ना, 3 7 7 7 8 फिर 7 और उसकी पावर भी अगर लिखा हो 6 9 2 7, इतनी पावर लिखी हो, फिर इसे सॉल्व करने का बोले और बोले कि अंतिम अंक क्या होगा, तब भी ऐसे ही करना है जैसा हम इसको कर रहे हैं। देखिए कैसे, 2 3 3 लिखा है ना, तो 2 3 3 को जस्ट हमें 4 से भाग देना है। अगर 7 आया तो नहीं, केवल 2 भी आया तब भी हमें 4 से भाग देना, 3 भी आया तब भी 4 से भाग देना, 7 भी आया तब भी 4 से भाग देना, 8 भी आया तब भी 4 से भाग देना। लेकिन ये केस यहाँ पर 7 का है, ठीक है। 4 से आप भाग देंगे, 4 पंचे 20, 3 बचा, 4 अट्ठे 32, एक बचेगा ओनली। तो बस सिंपल एक ही पावर चढ़ा देना, 7 की पावर 1 चढ़ा देंगे तो 7 की पावर 1 चढ़ाएंगे तो कितना आएगा, 7 आएगा। अंतिम अंक कितना आएगा, 7। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 7। तो ये 4 डिजिट ये हो गए और 4 डिजिट ये हो गए। अभी 2 और बचे हैं, कौन कौन से, 4 और 9। उनका भी समझ लो फंडा क्या है। 4 और 9 में इवन और ऑड केस लगता है, इवन और ऑड केस। कैसा है इवन ऑड, वो देखिए, अगर 3 4 इसकी पावर है ना 986 है, इसकी पावर कैसी है 986, तो 986 क्या है, एक पावर इवन है कि नहीं। अभी देखो, जब भी यूनिट डिजिट आएगा 4 तो ये दो तो फेल हो जाएंगे, क्योंकि इनके पीछे तो हमेशा 2 3 7 8 और 0 1 5 6 रहते हैं, तो ये दोनों तो हो गए फेल। तो अब ये काम करेगा, तो इन पे हम इवन और ऑड का केस चलाते हैं, इवन और ऑड का। तो ये पावर कितनी है, पावर देखना है हमको, पावर 986 है ना, तो सम पावर है ना, तो सम पावर सबसे छोटी कितनी हो सकती है, 2 हो सकती है कि नहीं। तो हम 2 पावर चढ़ा के इनका काम चला लेंगे। तो 4 को 2 बार मल्टीप्लाई कर दो आप, 4 गुणे 4, बस 4 दून 4 चौके 16, मतलब इसका यूनिट डिजिट 6 आएगा हमेशा, ठीक है। अब 9 पे आते हैं। अगर हमको ऑड पावर, इसी में ऑड पावर दिख जाती है, तो 60 से 86 की जगह 7 दिख जाता है ना, तो हम क्या करते हैं, देखिए ऑड पावर है तो सबसे छोटी ऑड पावर क्या हो सकती है, 1 हो सकती है ना, तब यूनिट डिजिट क्या आ जाता है, 4 आ जाता। सिंपल है ना। अब ये जो काम हमने 4 के साथ किया, वही काम हमें 9 के साथ करना है। जैसे देखिए 3 9, ये लिखा है 3 9 की पावर लेकर रखी है, कोई सी भी इवन या ऑड कोई सी भी पावर ले लो, 6 7 8 देके रखा है, 6 7 8, तो ये तो इवन पावर हो गई। तो सबसे छोटी इवन पावर क्या हो सकती है, 2 हो सकती है कि नहीं, तो 2, हम केवल 2 ले लेंगे। तो 9 को 2 बार लिख लो आप, 9 गुणित 9 मतलब 81, तो उसका यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा ना। और अगर 78 लिखा, 678, इसकी जगह अगर कोई ऑड पावर लिखी होती 677, तब क्या करते हैं, तो सबसे छोटी, हम सबसे छोटी पावर ले सकते थे तो 1 ले लेते, तो केवल 9 आपका लास्ट डिजिट आता है ना। तो ये बहुत, ये 10 अंक के मैंने सारे के सारे फंडे बता दिए हैं। ये पहला लेक्चर है इसलिए ज्यादा डिटेल में बताया, अगले लेक्चर से हम डायरेक्ट अप्लाई करेंगे और आप देखेंगे कितने जल्दी आप कर पा रहे हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर सेकंड एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। जॉन, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जॉन 15 दिनों में एक घर को पेंट कर सकता है, जॉन, और जॉय 10 दिनों में ऐसा कर सकता है। जो काम जॉन कर रहा है वो 10 दिन, जॉय 10 दिनों में कर सकता है, तो जॉय की ऑब्वियसली एफिशिएंसी ज्यादा होगी। जबकि जेम्स से 5 दिन में, वाओ, जेम्स की तो एफिशिएंसी ज्यादा होगी। जितना काम ये 15 दिन में कर रहा है, ये 10 दिन में, ये 5 ही दिन में निपटा दे रहा है सारा काम, ठीक है। यदि तीनों एक साथ कार्य करते हैं तो वो एक दिन में कार्य का कितना हिस्सा पूरा करेंगे, ओके। सबसे पहले जॉन लिख लेते हैं। जॉन, पहले हम सबसे पहले तो हमारा काम इन सवालों में टोटल वर्क निकालना है कि टोटल काम है कितना। तो जॉन कितना कर रहा है, 15, 15 दिन में काम कर रहा है। जॉन के बाद जॉय है, जॉय कितने दिन में कर रहा है, 10 दिन में। और फिर है जेम्स, जेम्स, ठीक है, जेम्स 5 दिन में कर रहा है, ये 15 है, ठीक है। इनकी एफिशिएंसी निकालते हैं। देखिए हम ये लाइन दो खींचते हैं, इनके बीच में हम इनकी एफिशिएंसी लिखते हैं, और ये उनके डेज रहते हैं, मतलब इतने दिनों में वो काम कर रहे होते हैं, और ये रहती है एफिशिएंसी। जब इसका मल्टीप्लाई इसमें करते हैं तो हमें ये पूरा टोटल वर्क यहाँ पर मिल जाएगा, आएगा, ठीक है। तो इनका एलसीएम ले लेते हैं, कितना एलसीएम आ जाएगा, अगर 30 ले लें, 30 एलसीएम आ जाएगा। वैसे निकाल भी सकते हैं 15 10 5 का एलसीएम, लेकिन आप देखेंगे बड़ी संख्या 15 है, तो 15 का अब पहाड़ा पड़ेंगे, तो अगर 15 ही लें तो वो 10 से डिवाइड नहीं होगा, लेकिन अगर आप 30 ले लेंगे तो वो तीनों से डिवाइड हो रहा है, ठीक है। तो 15 दूना 30 हो जाएगा, और 10 तिया 30 हो जाएगा, और 5 छक्के 30 हो जाएगा। तो ये इनकी एफिशिएंसी आ गई। तो एक दिन की कितनी एफिशिएंसी आ गई,
6 3 9 और 2 11, तीनों मिलके 11 एफिशिएंसी से काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये पूछा है कि वो एक दिन में कार्य का कितना हिस्सा पूरा करेंगे, तो 11 हिस्सा पूरा कर देंगे। तो 11/3, एक दिन में टोटल काम कितना था 30, तो एक दिन में वो लोग कितने कर रहे हैं 11 काम कर रहे हैं, तीनों मिलकर 11 काम कर रहे हैं। तो 11/30 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, येलो और जोलो की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है, 6:7। तो योलो और जोलो, येलो और जोलो है, वर्तमान अनुपात कितना है 6:7 है। यदि जोलो येलो की तुलना में 4 वर्ष बड़ा है, जो जोलो है वो येलो की तुलना में 4 वर्ष बड़ा है, तो देखिए रेशियो में है। अगर रेशियो में देखा जाए तो कितना बड़ा है 1 रेशियो, लेकिन वो उम्र में देख रहे हैं तो वो कह रहे 4 वर्ष बड़ा है। तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी हो रही है 4, हो रही है कि नहीं। अब 6 रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी 24। ये वर्तमान आयु है, ठीक है, वर्तमान, वर्तमान देके रखा था। और 7 रेशियो की कितनी हो जाएगी 7 चौके 28। मतलब योलो जो है वर्तमान में 26 साल का है, 24 साल का है, और जोलो है 28 साल का। फिर आगे बढ़ते हैं, तो 4 वर्ष बाद योलो और जोलो की आयु क्या होगी, इसमें भी 4 ऐड कर दो, 24 4 28 का ये हो जाएगा, इसमें भी 4 ऐड कर दो, 4 ऐड करेंगे तो 28 4 32 का ये हो जाएगा। तो अनुपात पूछा है, तो 28 और 32 का अनुपात क्या हो सकता है, देखिए 4 7 28 और 4 8 32, यानी 7:8 आ गया कि नहीं। शॉर्ट अनुपात मतलब क्या, सबसे शॉर्ट। अगर कोई संख्या 5 और इधर 10 लिखी है, इनका अनुपात निकालना है, तो अनुपात का मतलब क्या है, सबसे छोटी संख्या की अब वो कट ही नहीं सकती, 1:2। आप कैसे कट सकते हैं, कौन से पहाड़े से कट सकती है, तो वो होता है अनुपात। ठीक है, तो अभी कितना आ गया 7:8, तो ऑप्शन नंबर 4 एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 100 कर्मचारियों की औसत आय 92 है, कितनी है 92, आय 92 है, जिनमें से 40 कर्मचारियों की औसत आय 80 है, और शेष 60 कर्मचारियों की औसत आय क्या है, ये पूछा है। तो देखिए एक चीज मैं बता दूं, जो लोग पहले से तैयारी कर रहे हैं वो तो क्वेश्चन करने की बजाय वो वीडियो को पॉज करें और अपने से खुद मतलब आंसर निकालें। अगर नहीं निकलता है तब वीडियो देखें, और जो लोग बिगिनर हैं वो जस्ट देखें, अभी समझें और फिर इसके बाद करें। ठीक है, तो 100 कर्मचारी की औसत आय 92 है, तो 100 लोगों की 92 है, तो मतलब टोटल अगर आय देखा जाए उनकी, कुल मिला के कितने रुपए उन लोगों को मिलते हैं, तो 9200 इतने रुपए मिलते हैं 100 लोगों को। 40 कर्मचारियों की औसत आय कितनी है, ये 40 है, इनकी औसत आय कितनी है 80, तो 8 चौका 32, मतलब इन लोगों को मिलते हैं 3200, उन्हीं में से टोटल तो 100 कर्मचारी थे, ये टोटल थे 100 कर्मचारी, ये 40 की आय। तो ये जो निकल के आएगा वो कितने लोगों की, 60 लोगों की आय निकल के आएगी कि नहीं, ये 60 लोगों की है, ये टोटल था, उसमें से 40 लोगों का इतना है और 60 लोगों का ये है, ये है, तो 60 से भाग दे देते हैं, तो हमें वही निकालना है। 0 से 0 कट जाएगी 100, मतलब 100 उनकी आय होगी। जो 60 बचे कर्मचारी हैं इनकी आय कितनी हो जाएगी औसत, मतलब 100, औसत हो जाएगा 100। ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट आंसर है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि एक वर्ग में 30 लड़कों का औसत स्कोर 80 है, 30 जो लड़के हैं उनका औसत स्कोर सभी का, तीसों का 80 है, ठीक है, और उसी वर्ग में 20 लड़कियों का औसत स्कोर 90 है, जो 20 लड़कियां हैं उनका औसत स्कोर 90 है। ठीक है, इस तरीके से लिखेंगे, और पूरे वर्ग का औसत बताना है। तो देखिए 30 और 20 50 है, जब भी ऐसा है 30 और 20, तो हम ऊपर का जो रेशियो रहता है, जो लड़के हैं लड़कियां कुछ भी चीज है, वो अगर रेशियो में और शॉर्ट हो रहा है तो उन्हें शॉर्ट कर देते हैं, जैसे 0 से 0 कट रही है ना तो काट देते हैं बस। अगर वैसे आप करते तो 80 × 300 करते, लेकिन ये देखिए दोनों में कॉमन आ रहा है तो ये 0 हटा ही देते हैं हम। तो 80 × 3 करेंगे, मतलब 8 तेरी 24 240, ठीक है, प्लस 9 × 2 करेंगे तो ये हो जाएगा 180। ठीक है, और बटे में ये कितने लोग हैं, 3 + 2 कितने हो रहे हैं 5 लोग हैं, बस ये हो गया सोल्व। ठीक है, तो 0 8 और 4 12 की 2 हाथ के 1 2 2 4 बटा 5, तो 5 8 40 और 5 चौका 20, तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा ए, मतलब फर्स्ट, ऑप्शन नंबर फर्स्ट 84 उसका औसत स्कोर हो जाएगा पूरे वर्ग का। पूरे वर्ग का मतलब अब 50 लोग जो हो गए उन लोगों का सभी का 84 औसत वजन हो जाएगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक फल विक्रेता ने 3240 सेब को $7 प्रति दर्जन की दर से खरीदा,
और परिवहन के दौरान 10% क्षतिग्रस्त हो गए, इसे फेंक दिया गया। शेष सेब $2 प्रति 3 सेब की दर से बेचा, तो लाभ या हानि बताइए। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा है। $7 प्रति दर्जन, तो देखिए सेब कितनी है, 3240 सेब है, उनकी संख्या कितनी है, 3240, 3240 सेब है, मतलब $7 प्रति दर्जन। तो अगर दर्जन में देखा जाए तो कितने होंगे, 12×2 = 24, ये 32 है ना, 12×2 = 24, 6×2 = 8, 12×7 = 84, 0, $270 है, कितने हैं, $270। और उन्होंने $7 प्रति दर्जन, 7 रुपए से मल्टीप्लाई कर दो, 0, 7×7 = 49 हाथ के 4, 7×2 = 14, 4 18, मतलब 1890 तो उनकी कॉस्ट प्राइस हो गई। क्या हो गई, कॉस्ट प्राइस। इतने में क्या हुआ, उन्होंने खरीदा है। ठीक है, फिर आगे क्या होता है, आगे क्या होता है देखना। फिर इसके बाद क्या होता है, 10% क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, क्षतिग्रस्त डैमेज हो जाते हैं 10%। तो 10% को हम क्या कर देंगे, हटा देंगे। तो 1890 तो सीपी आ गया, 10% को क्या कर देते हैं हम, पूरे के पूरे, जैसे 3240 है उसमें से 10% को हटा देते हैं। 10% को आप हटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 10% जो है वो है 324। ठीक है, तो 324 को हम क्या कर देंगे, 324 को पूरे जो 3240 सेब थे उसमें से हटा देंगे। 3240 ये है, इसमें से 324 हम घटा देते हैं। ठीक है, 10 में से 4 गए 6 बचे, और 4 में से 3 गए 1 बचा, 12 में से 3 गए तो 9 बचे, और एक इधर, मतलब 2916। ठीक है, तो 2916 सेब है। इनको क्या हुआ, इनको क्या, $2 प्रति 3 सेब, $2 प्रति 3 सेब। ठीक है, प्रति 3 मतलब प्रति 3 निकालें तो 2916 में प्रति 3 सेब, प्रति 3 मतलब ये 3 के हिसाब से, और इनका $2 के हिसाब से, इस तरह प्रति 3 और $2 के हिसाब से। तो इसे कट करेंगे हम, 3×7 = 21। देखिए ये लिखा ना, $2 प्रति 3 सेब। देखिए टोटल सेब देखा जाए तो 2916 है, उनको वो बेच रहे हैं 3 सेब, $2 के 3 सेब। तो अगर इसे 3 से भाग देंगे तो हमारा 3 में जो सेब है वो 3 के उसमें जाएंगे, और इसमें 2 का और मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें रुपए मिल जाएंगे कि नहीं, डॉलर मिल जाएंगे कि नहीं। 3 से 3 नाम 27, 2 बचा, 3×7 = 21 और 3×2 = 6, 172 दूना 3 नाम 27, अच्छा 972, 972 दूना 2×2 = 4 और 7×2 = 14 की 4 हाथ के 1 और 9×2 = 18 1 19, 1944 में बेच दिया। ये हो गया उनका सेलिंग प्राइस, कितना आ रहा है, 1944 में बेच दिया। तो अब क्या पूछ रहे हैं, लाभ अथवा हानि। अब कोई चीज 1890 की खरीदी और वो 1944 में क्या कर दी, बेच दी। ठीक है, तो इनका डिफरेंस देख लेते हैं। 1944 में से जब 1890 आप घटाएंगे तो कितना आएगा, 10 44 और 10 54, तो 54 आएगा, कितना आएगा, 54। तो इसी का परसेंटेज में निकालना है। अगर रुपए की बात करें तो, मतलब डॉलर की बात करें तो 54 का लाभ हुआ, बट किससे निकालते हैं हम, सीपी से निकालते हैं हमेशा। तो 1890 आप इसके रेशियो में रखिए। ठीक है, और इंटू 100 कर दीजिए, तो एक जीरो से एक जीरो कट हो गया, और 9 से देखें, 9×6 = 54, और 9×2 = 18, और 9×1 = 9, ऊपर 6, इधर 10 भी है, तो 60/, 60/21, 60/21 है ना। 3 से फिर काट दो, 3×2 = 6, 3×7 = 21, 7×2 = 14, 7×2 = 14, 6, 2 सही 6/7%, कितना आ गया, 2 सही 6/7%। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 है, 15 सेंटीमीटर व्यास वाले व्यास के एक गोलाकार गेंद को पिघलाकर 1.5 मिलीमीटर त्रिज्या वाले 1.5 मिलीमीटर त्रिज्या वाले कांच को
कांच की गेंद बनाई जाती है। इस प्रक्रिया में 30% की बर्बादी भी शामिल है। कांच की कितनी गेंदें बनेंगी? गोलाकार गेंद को, मतलब एक 15 सेंटीमीटर वाली एक बड़ी गेंद है, मतलब एक गोल बढ़िया सी बड़ी गेंद है, उसको क्या कर रहे हैं, छोटी छोटी गेंदें बनाई जा रही हैं और उनकी रेडियस कम है, और इसमें क्या वो बनाने में 3% का वेस्ट हो गया। 3% मतलब जो भी वॉल्यूम था, मतलब जो भी मटेरियल था वो वेस्ट हो गया, 3% है, तो जो भी वॉल्यूम आएगा उसमें 3% रिडक्शन करना है। फिर कांच की कितनी गेंदें बनाई जा सकती हैं ये बताना है, ठीक है। तो इसको देखिए, पहले तो ये देखिए कि 15 सेंटीमीटर व्यास वाले, अच्छा सेंटीमीटर, अच्छा ये मिलीमीटर में है, ये सेंटीमीटर में, तो छोटी यूनिट में कर देते हैं, मिलीमीटर में कर देते हैं। तो मिलीमीटर में देखा जाए तो कितना हो जाएगा, 15 इंटू क्या कर देंगे, या फिर 1 सेंटीमीटर में जो है वो होते हैं, 10 कितने होते हैं, 10। तो इसको भी 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब 150 हो जाएंगे। तो सबसे पहले गोलाकार जो चीज रहती है उसका, जो सॉलिड रहती है उसका वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब, होता है कि नहीं। और एक छोटी गेंद जो रहेगी उसका भी वही रहेगा। तो इन दोनों, तो इसमें वैल्यू पुट कर लेते हैं, ठीक है। 4/3 पाई की वैल्यू 22/7 रख देंगे, ठीक है। आर की वैल्यू हो जाएगी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 150। ये सॉरी क्या है, ये व्यास है, लेकिन तो सबसे पहले क्या करोगे, तो हाँ सबसे पहले जैसे ये सेंटी व्यास हो गया, 2 से डिवाइड कर देंगे तो 75, मतलब 75। या फिर सिंपल ये करो कि 15/2 लिखो, ठीक है। 15/2 लिखा, और इसमें क्या होगा, ये 15/2 तो ये रेडियस होगी, रेडियस सेंटीमीटर में, तो 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, है ना, तब भी वही आएगा 15×5 = 75, ठीक है। ये एक का हो गया, ये दूसरे का भी करना है तो उसे डायरेक्ट लिख देते हैं 75, और इधर डायरेक्ट लिख देते हैं 75, ठीक है। अब इतना जो वॉल्यूम है ये आयतन निकलेगा, इसमें से क्या हो रहा है, 3% की बर्बादी होगी, तो मतलब इसमें से केवल लेना है 3% की बर्बादी, यानी 97/100 निकाल लेंगे तो वो 3% बर्बाद आ जाएगा। और बराबर में क्या रखना है, बराबर में ये बन क्या रही है, 1.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली गेंदें बन रही हैं। तो बराबर में देखिए, एक तो 4/3 रखेंगे, तो 4/3 और ये पाई, तो ये इससे तो ये कट जाएगी, तो फिर डायरेक्ट वही रखते हैं जो बचेगा, ठीक है। तो 1.5, ये तो त्रिज्या ही देकर रखिए, तो 1.5 आर क्यूब रहता है ना, 1.5 इंटू 1.5 इंटू 1.5 हो जाएगा कि नहीं। पाई आर क्यूब रहता है तो 1.5 निकाल लेंगे, ठीक है। अब यहाँ से इनको सॉल्व कर लेते हैं, तीनों को पॉइंट हटाएंगे, 1 2 3, तो नीचे कितनी जीरो हो जाएंगी, 1 2 3 आ जाएंगी कि नहीं। ये 2 जीरो इधर सामने है, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट हो गई, ठीक है। ऊपर 15 15 15 3 बार लिखे हैं, ठीक है। तो इधर भी जैसे हम इसे कट करेंगे ना, 2 पंचे 10 और 15×5 75, तो इधर लिखे हैं 75 75 75 3 बार, तो 15×3 75 और 15×3 75 और 15×3 75, इस तरीके से हो जाएगा। तो इधर 3 3 3 आ गया, और इधर 1/10 आए ओनली, कितना, 1/10, ठीक है। तो यहाँ पर एक x करना पड़ेगी, तभी तो वैल्यू निकलेगी ना, x मतलब वही गेंदे, नंबर ऑफ गेंदे तो निकालना है। तो x/10 इधर आ गया, x/10, और यहाँ पर ये सारे कट गए, 3 3 9। देखिए इधर कितना बच रहा है, 1 मिनट, इरेज इरेज करना है, ठीक है। इसे इरेज कर लेते हैं, ऊपर देख लेते हैं, ठीक है। और अब देखते हैं, तो यहाँ पे कितना बच रहा है, 3 × 3 × 3, मतलब यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं, जो बच रहा है 3 × 3 × 3 इस तरीके से बच रहा है, इंटू 7 बचा है। बराबर में क्या बचा है, ऊपर तो x ही आएगा, मतलब गेंदों की संख्या, और नीचे कितना बच रहा है, 10। बस इनको करना है, 7 21 21 63 63 × 3 63 × 3, तो 3 3 9 और 6 3 18, और 10 से मल्टीप्लाई, कुछ तो छूट रहा है, 22/7 कट गया था,
नहीं अभी ये पूरा नहीं आया, नहीं तो ओके ये 97 है ना इधर। हाँ 63 63 गुणे 3, 3 त्रिका 9 और 6 त्रिका 18 इंटू 97 भी है इधर है ना, इंटू 97 है ना, और फिर 10 आएगा और फिर बराबर में x, इस तरीके से करना है। ठीक है, तो अब कैसे मल्टीप्लाई करें बता। 97 इंटू इसको तो करना पड़ेगी 125 इंटू 97 इंटू 10। नहीं अभी ये कुछ मिस्टेक है, 3 त्रिक 9 त्रिक 27 27 7। एक मिनट, एक बार इसको दोबारा मैं लिख देता हूँ। क्या है देखो, यहाँ पर 4/3 आएगा, वॉल्यूम जो रहता है वो 22/7 भी रहेगा। ओके, फिर इसके बाद जो रेडियस जो देख रखी है वो कितना देख रखी है, रेडियस मतलब आर देखा जाए तो वो 15/2 हो जाएगी। ठीक है, आर देखा 15/2 मतलब ये सेंटीमीटर में ले लेते हैं। ठीक है, सेंटीमीटर 15/2 हो जाएगा ये भी। ठीक है, और ये भी 15/2 हो जाएगा। अभी हमने इस बार सेंटीमीटर में लिया। ठीक है, ये जितना है उसका 97% मतलब 3% की बर्बादी भी शामिल है इसमें, तो 97 का ये 100 और बराबर में क्या होगा, बराबर में देखिए बराबर में क्या होगा, तो बराबर में क्या होगा देखिए, बराबर में एक तो 4/3 पहले जो छोटे कांच का वॉल्यूम रहेगा वो भी यही रहता है 4/3 और 22/7। ठीक है, इंटू इंटू क्या होगा 1.5, क्या लिख के रखा है 1.5। तो अभी हमने देखिए रेडियस जो थी उसको हमने सेंटीमीटर में लिया था और ये मीटर मिलीमीटर में, तो मिलीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना चाहिए 10 से भाग देना चाहिए, तो 1.5 डिवाइडेड बाय 10 हो जाएगा। ठीक है, इंटू 1.5 डिवाइडेड बाय 10 हो जाएगा। ठीक है, और 1.5 डिवाइडेड बाय 10 हो जाएगा और इंटू एक्स हो जाएगा। एक्स मतलब हमें संख्या बताना है, इंटू एक्स। ठीक है, ये हो गया 1.5 डिवाइडेड बाय 10, 1.5 डिवाइडेड बाय 10। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए 4/3 22/7, इससे तो 4/3 इंटू 22/7, इससे तो ये पूरा कट ही रहा है, कट रहा है ना पूरा पूरी तरीके से। ठीक है, और 15/2 15/2 15/2। ठीक है, ये सारे सेंटीमीटर में, इनको भी हमने सेंटीमीटर में कर दिया। ठीक है, तो अब कट करने अगर इसको पॉइंट हटाएंगे तो एक जीरो फिर रह जाएगी, इसका पॉइंट हटाएंगे तो एक जीरो फिर रह जाएगी, एक इसका पॉइंट हटाएंगे तो एक जीरो फिर रह जाएगी। तो मतलब ये पूरे 100 3 बार हुआ है। ठीक है, तो अब देखिए एक 15 एक 15 एक 15 से तो ये पूरे के पूरे 15 कट गए हैं। ठीक है, तो अब इधर देखिए यहाँ पे केवल बचा है 97 और नीचे देखिए 2 गुणे 2 इंटू 100, ये बचा है, यही बचा है ना, बराबर में ये पूरे के पूरे 15 कट गए, मतलब ऊपर ओनली x बचा है और नीचे 100 इंटू 100 इंटू 100, 3 टाइम्स 100 बचा है। ठीक है, यही बचा है ना। अब 100 से 100 तो जा रहा है पूरी तरीके से, बिल्कुल। ठीक है, अब 2 दूना 4, 4 से अगर आप कट करेंगे तो ये 25 चौके 100 हो जाते हैं। ठीक है, और 2 से कट करेंगे तो आप ये 50 हो जाते हैं। ठीक है, अब 25 पंचे होते हैं 125, या फिर इस तरीके से 25 पंचे 125 मतलब 97 97। देखिए इधर 25 पंचे 125, एक 97 इंटू 125 मतलब ये 1250, इससे मल्टीप्लाई कर लो बस, वही आपकी नंबर ऑफ गेंस आ जाएंगी। देखिए 7 से गुणा करेंगे तो इसे ऐसे ही करना पड़ेगी, तो 0, 7 पन्ना 35 की 5 हाथ के 3, 7 दूना 14 और 3 17 की 7 हाथ के 1, और 7 एकम 7 और 1 8, 850 इंटू 9 टाइम्स करना है 125 को 9 टाइम्स, तो 125 को 10 बार करेंगे तो कितना आएगा
इतने इतने चलो कर ही लेते हैं। 9 का 0 करेंगे 0, 9 पन्ना 45 की 5 हाथ के 4, 9 दूना 18 4 22 की 2 हाथ के 2, 9 एकम 9 2 11, 0 5 7 5 12 की 2 हाथ के 1, 8 2 10 और 11 की 1 हाथ के 1, 1 और 1 2 और 1, 121250, 121250 ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा लंबा था क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर, एक पिता अपने पुत्र से 4 गुना बड़ा है। ये हो गया फादर, ये हो गया सन। ये जो पिता है वो 4 गुना बड़ा है। अगर ये है तो ये 4 गुना बड़ा है। 4 वर्ष बाद उनकी आयु का योग 43 है। ठीक है, 4 वर्ष बाद। तो इसे हम क्या कर सकते हैं? अगर इसे x मान लें तो इसे 4x मान लेंगे। 4 वर्ष बाद मतलब इधर भी प्लस 4 जुड़ रहे हैं तो इधर भी प्लस के 4 जुड़ रहे हैं। तो उनका योग, चलो इसमें मत मानो, सॉरी इसमें मत मानो, इसमें क्या फिर वैल्यू भी निकालना पड़ती है। तो इसको इधर से ऐसे करो, वो तो ठीक है आपने। हाँ, अब ये देखिए, एक पिता अपने पुत्र से 4 गुना बड़ा है, तो इसे x मान लो, इसे 4x मान ले। ठीक है, 4 वर्ष बाद, तो 4 वर्ष बाद मतलब पिता पिता भी 4 वर्ष बड़े हो गए होंगे और पुत्र भी 4 वर्ष बड़ा हो गया। ठीक है, उनकी आयु का योग 43 है। ये पुत्र है, ये पिता है, उनकी आयु का योग मतलब पिता और पुत्र को जोड़ दो, उनको दोनों का योग 43 है। अब देखिए, 4 और 1 5, 5x बराबर 4 और 4 8, 8 इसमें से घटा दो, 3 घटाओगे तो 40 हो जाएगा, 5 घटाओगे तो 35 हो जाएगा। 35 5 से कट करोगे, 5 7 35, x की वैल्यू आ गई 7। तो क्या पूछा? पिता और पुत्र की उम्र क्रमशः, पिता हो जाएंगे 7 चौके 28 के, पुत्र हो जाएगा 7, पुत्र 7 का और पिता 28 के। तो ऑप्शन नंबर 4 एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 15 श्रमिक 5 दिनों में 10 टेबल बना सकते हैं। ठीक है, जब भी वर्क एंड टाइम के आप क्वेश्चन करेंगे तो मैं 2 फॉर्मूला बताता हूँ। एक तो मजदूर कार्य दिवस वाला, यहाँ पर क्या, इसमें क्या होता है इस फॉर्मूले में, 1 2 3 4 5 6, 6 स्थान रहते हैं और उनमें क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, ऐसा इस तरीके से। पहले इसका मल्टीप्लाई इसमें और इसमें, तो यहाँ पर कुछ वैल्यू आती है, यहाँ पर कुछ वैल्यू आती है, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर मजदूर मतलब कोई भी कार्य लोग करेंगे, मतलब यहाँ पर कार्य आएगा और यहाँ पर मजदूर आएंगे जो भी काम पे लगे होंगे वो लोग, है ना। और यहाँ पर डेज आते हैं, तो यहाँ पे वैल्यू आती है। तो पहला तो ये हो गया। दूसरा, अगर वर्ग के साथ मतलब MDH और WR बराबर में रहेगा, M1D1H1 W1 R1 बराबर M2D2 H2 W2 और R2, ये फॉर्मूला है। ठीक है, लिख लेना आप, M2D2 H2 W2 R2। तो इसमें M का मतलब रहता है मजदूर, D का मतलब रहेगा डे, और कभी कभी हावर में दिया रहेगा तो H मतलब हावर, और W का मतलब रहता है कभी कभी वर्क दिया रहता है कि इतना काम कर रहे हैं तो वो वर्क नीचे आएगा। R का मतलब होता है रुपए भी दिए रहते हैं कभी कभी, तो रुपए नीचे आएगा। तो ये यूनिवर्सल फॉर्मूला है, ये M1D1 H1 बटा W1 और R1 इज इक्वल टू M2D2 H2 W2 R2। ठीक है, इस पर रख के हम वैल्यू निकालेंगे। तो इस क्वेश्चन के अंदर ये दूसरा जो फॉर्मूला है इसका यूज होने वाला है। ठीक है, देखिए, 14 श्रमिक 5 दिनों में 10 टेबल बना सकते हैं। कितने लोग हैं? 14। टोटल लोग कितने हैं? 14। वो क्या कर रहे हैं? 5 दिन में कितने टेबल बना रहे हैं? 10 टेबल। ठीक है, तो सबसे पहले मजदूर कितने हैं? 14। टाइम कितना, डी मतलब डेज कितने ले रहे हैं? 5 दिन। काम कितना कर रहे हैं? 14 टेबल बना रहे हैं, 10 टेबल बना रहे हैं, सॉरी। ठीक है, फिर दूसरी बार 10 श्रमिकों ने काम करना शुरू किया। तो अगली अब क्या हो रहा है? 10 श्रमिकों ने काम करना शुरू किया, है ना। तथा एक श्रमिक 5वें दिन आ गया। 5वें दिन आ गया तो मतलब 4 दिन तो काम किया होगा। ठीक है, और अब इसमें क्या होता है, तो 12 टेबल बनाने में कितने दिन लगेंगे? तो कितने दिन लगेंगे? तो अब तो 11 लोग हैं ना, इन 11 लोग को कितने दिन लगेंगे, यही पूछा है ना, कितने दिन लगेंगे। ठीक है, बराबर में कितना काम करना है? 12 टेबल बनाना है। कट कर दो, 5 दूना 10, 2 सत्ते 14, 12 गुण 7, इधर ऐसा करो क्रॉस में, 12 सत्ते 84 इज इक्वल टू 10 चौका 40 12 प्लस 11 डी। ठीक है, तो 84 में से 80 घटाओगे तो आपको कितना मिलेंगे? 44, और बराबर में है 11 डी। ठीक है, डी की वैल्यू निकालोगे तो आपको निकल के जाएगी 4 डेज, मतलब उन लोगों को कितने टाइम लगेगा? डेज।
तो आप 4 को लगा दोगे तो एकदम आंसर हो जाएगा गलत। क्योंकि क्यों हो जाएगा गलत? तो ये तो डे 4 डे उनको लगे जो 11 आदमी काम कर रहे थे। उन्होंने पूछा 12 टेबल बनाने में, 12 टेबल मतलब पूरे बताना है हमको। तो 4 तो ये इसकी वैल्यू आ गई, 4 ये और 4 पहले लगे थे। तो मतलब टोटल 4 और 4 8। ऑप्शन नंबर 4 एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक ताजे फल में 62% जल निहित है तथा सूखे फल में 24% जल निहित है। तो जो ताजा फल है उसके अंदर, ये फ्रेश फूड है, उसके अंदर 62%, 62% तो जल है। भाई ये 62% जल होगा तो उसके अंदर पल्प, जिसे जो उसका गूदा है वो कितने परसेंट रहेगा? 8 और 38% रहेगा कि नहीं? ठीक है, 38% होगा कि नहीं? अब देखिए इसके अलावा फिर इसके बाद क्या होता है, ये है अपना वाटर और ये है अपना पल्प, पी मान लेते हैं पल्प। तो देखिए अगर इसे कट कर लें हम, क्या कर लें, कट, एक मिनट, हाँ कट कर लें। देखिए 2 से कट करेंगे, 2 3 6, 2 एकम 2 और 19 दूना 38। तो 19 रेशियो 31 आ गया। ये तो ताजे फल में। एक सूखे फल में क्या हो रहा है, ये ड्राई हो गया। पहले ये टी मतलब ताजा था, डी मतलब ड्राई, सूख गया, ठीक है। फ्रेश था, एफ मतलब फ्रेश और ड्राई। तो 24% जल निहित है। तो जल को हम पहले रख रहे हैं, इधर 24% जल है और 24% जल है तो मतलब 76% उसका पल्प हो गया होगा। ये वाटर है, ये पल्प है। कट करेंगे 12, 35, 36 दूना 72, 37 दूना 74, 37 दूना 74, 38 दूना 2 से फिर कट करो, 2 6 और 19, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर देखिए 19 रेशियो में था और यहाँ पर भी 19 रेशियो में है क्या, पल्प। तो पल्प तो कभी अभी यहाँ पे नहीं बदला, ना बदलता है, हमेशा पानी है ना वो उड़ जाता है। तो पहले फ्रेश था तो 31 रेशियो में पानी था और अभी कितना रेशियो बताया, 6 रेशियो पानी। तो ये जो कमी हुई है, ये कितने की कमी हुई है, देखिए टोटल देखा जाए, ये अभी देखो कितना बचा, 6 रेशियो 19 बचा, ठीक है। तो अभी क्या पूछा है, 100 किलोग्राम ताजे फल से कितने सूखे प्राप्त किए जा सकते हैं। तो ये घट रहा है, पानी घट रहा है। अब ये कह रहा है 100 किलोग्राम ताजे फल से, तो ताजे फल का रेशियो कितना है, 19 रेशियो 31 है कि नहीं, 20 30 50, मतलब ये 50 यूनिट है ताजा फल। और ये कह रहा है कि 100 किलोग्राम ताजा फल है, किलोग्राम में बोला है, तो ये हो गया इनका 100 किलोग्राम, ठीक है। तो एक यूनिट की वैल्यू आ गई 2 kg। तो ये पूछ रहा है अप टू एक यूनिट की वैल्यू 2 kg आ गई, तो आप निकाल सकते हैं हर कुछ। तो ये पूछ रहा है कि सूखे फल प्राप्त किए जा सकते हैं, सूखे फल कितने प्राप्त किए जा सकते हैं, 19 और 6 कितने होते हैं, 25, 25 रेशियो में प्राप्त किए जा सकते हैं। मतलब एक रेशियो की वैल्यू 25 है तो 25, सॉरी 2 kg है तो 25 रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक रेशियो की वैल्यू 2 kg है तो 25 रेशियो की वैल्यू 25 दूना 50 kg। तो हम क्या कर सकते हैं, 50 kg है ना सूखे फल प्राप्त कर सकते हैं। अगर 100 kg ताजे फल लें तो उनसे हमें 50 kg सूखे फल प्राप्त हो जाएंगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक समूह में 4 लोगों की आयु लगातार 4 सम संख्याएं हैं। यदि समूह की आयु का योग 156 है तो सम संख्याएं क्या होती हैं, x, x प्लस 2, x प्लस 4, x प्लस 6, ये होती हैं सम संख्याएं। सम क्यों होती हैं, देखिए अगर आप सम नंबर रखेंगे यहाँ पर 2, तो ये सम संख्या है, इधर 2 रखेंगे, ये पहली संख्या हो गई, ये दूसरी संख्या हो गई, ये तीसरी संख्या हो गई और ये चौथी संख्या हो गई। ऐसा क्यों लिखा है x प्लस 2, मतलब अगर आप इधर 2 x की जगह पे 2 लेना शुरू करेंगे तो यहाँ पे 2 ही रहेगा और 2 के साथ 2 जुड़ जाएगा तो यहाँ पे 4 हो जाएगा। तो ये सम संख्याएं हो रही कि नहीं, 4 और 2 6 हो जाएगा, 6 और 2 8 हो जाएगा। तो इसलिए हमने इस तरीके से लिया। तो एक समूह में 4 लोगों की आयु लगातार 4 सम संख्याएं मान लिया और समूह की आयु का योग सभी को जोड़ने के बाद 156 है। कितना है, 156। तो x की वैल्यू निकाल सकते हैं कि नहीं, x 2 3 4, तो 4x प्लस 6 4 10 12, नंबर कितने, 6 4 10 2 12 और बराबर में है 156, ठीक है। तो अब अगर 4x निकालेंगे तो
आप 12 माइनस कर देंगे इसमें से, तो 56 में से 12 गए 54, 34, 44, 144 हो जाएगा। ठीक है, 4 से कट कर दो इसको, 4 3 12 और 24 बचा, 4 3 12, 4 चौके 16, 4 पंचे 20, 4 6 24। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 36। कितनी आ गई 36। तो इन्होंने पूछा है तो समूह में सबसे बड़े सदस्य की आयु, बड़ा सदस्य कौन है, x प्लस 6 है कि नहीं, ये सबसे छोटा है, ये सबसे बड़ा है। 36 और 6 कितने हो जाएंगे 42। ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर ये 19वां देखिए, ये 19 लिखा है ना 19वां। 20 के एक समूह की औसत मान, 20 का एक समूह है उसका औसत मान कितना है 50.8, मात्र 0.8 तक बढ़ जाता है। माध्य क्या हो जाए 0.8 तक बढ़ जाता है जब एक माध्यमान समूह में जोड़ा जाता है। एक कोई नया मेंबर आया है तो इतना माध्य बढ़ जाता है। तो जो भी नया होगा तो वो कितना होगा, देखिए जो भी नया होगा वो इतना माध्य बढ़ेगा 0.4, 0. माध्य बढ़ेगा कितने लोगों पे, 21 लोगों पे। तो 21 चौके 84, मतलब 8.4 माध्य बढ़ेगा कि नहीं। तो अभी पहले माध्य कितना था 15.8, अभी नया माध्य पूछ रहे हैं तो 15.8 इसमें ऐड कर दो। ठीक है, 8 4 12 की 2 हाथ के 1, 8 9 5 14 की 4 हाथ के 1, मतलब 24.2। ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए 20 20 के एक समूह का औसत मान 50.8 है ना, तो अगर टोटल मान निकालें तब भी निकल जाएगा। लेकिन ये पूछ रहा है माध्य कब बढ़ जाता है, जब एक लोग नया एंटर हो रहा है तो माध्य बढ़ रहा है। जैसे वो क्वेश्चन नहीं रहते कोई एक नया बंदा आता है तो मान बढ़ जाता है, तो ये मान नहीं बढ़ रहा है, माध्य बढ़ रहा है, मतलब ऑन एन एवरेज बढ़ रहा है। ठीक है, तो 21 लोगों पे कितना बड़ा होगा, उसका भी बड़ा वो आया और प्लस 20 लोग उनका भी बड़ा, तो 21 लोगों का 8.4 बड़ा होगा। हमने ये गुणा करके निकाल लिया। ठीक है, तो पहले 15.8 था तो 15.8 प्लस 8.4 कर देंगे तो 24.2 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इमरान और अकबर की आयु 3:4 में है। ठीक है, अनुपात में है। यदि 16 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 5:6 हो जाए में होता है तो इमरान की वर्तमान आयु। इन जो ये रेशियो वाले हैं इनका इतना सरल तरीका बता रहा हूँ, बहुत आसानी से सारे के सारे ब्रेक करेंगे आप, सारे के सारे क्वेश्चन, और बहुत 2 से 3 क्वेश्चन तो हमेशा आते हैं इस एग्जाम में। ठीक है, देखिए ये हो गया इमरान, ये हो गया अकबर, उनकी रेशियो पहले कितनी है 3:4। हमेशा 2 रेशियो दिए रहेंगे आपको, एक रेशियो तो ये हो गया और एक ये, और एक हमेशा एक संख्या दी रहेगी, वो आगे पीछे बोलेंगे कि 16 वर्ष बाद या 14 वर्ष पहले, तो वो सवाल कैसे करेंगे मैं वो बता रहा हूँ। देखिए 5:6। ठीक है, तो आप इधर देखेंगे 3 से कितना बड़ा 5, 4 से कितना बड़ा 6, कोई दिक्कत नहीं, मतलब 2 रेशियो वैल्यू बड़ी, दोनों साइड बड़ा 2। तो ये 2 जो रेशियो की वैल्यू है वो दे के रखिए 16 वर्ष, जो कम ज्यादा रहेगा, जैसे 16 वर्ष बाद पूछिए उनकी उम्र क्या होगी तो कम ज्यादा की होगी। ठीक है, तो वो पूछ रहे हैं कि इमरान की वर्तमान आयु, तो हमने वर्तमान में क्या लेकर रखी थी, ये तो 16 वर्ष बाद की, ये 16 वर्ष बाद के थे 5 रेशियो से, और ये प्रेजेंट के थे। तो एक रेशियो की वैल्यू पहले कितनी आएगी 8, और हमें क्या बताना है इमरान की वर्तमान आयु। ये है इमरान और ये है उसकी वर्तमान आयु, मतलब 3 रेशियो में। तो एक रेशियो की वैल्यू 8 है तो 3 रेशियो की वैल्यू हो जाएगी 24। तो ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर अकबर की पूछ ले कि अकबर की वर्तमान आयु, तो 8 चौके 32 हो जाएगी। अकबर की 16 साल बाद आयु तो 8 6 48 ये हो जाएगी। और इमरान की 16 साल बाद आयु 8 पंचे 40। ठीक है, चारों चीज निकल जाएंगे। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, आई होप समझ आया होगा ये क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, ए बी सी की औसत वजन 55 किलोग्राम है। ठीक है, 55 किलोग्राम है, और ए और बी का औसत वजन है 50। ठीक है, तो और बी और सी का औसत वजन है 60 किलोग्राम। ठीक है, हम इसको अगर ऐसे कर लेते हैं, देखिए ए प्लस बी प्लस सी, इन तीनों का औसत वजन जो है वो 55 है। ठीक है, तीनों का, तो ए प्लस बी प्लस सी 55, 50 दिया 150 और 5 3 15, 165, 165 हो गया। इन तीनों का वजन कितना हो गया, इसे इक्वेशन मान लेते हैं 165। और ए और बी का कितना वजन है, औसत वजन है 2। औसत वजन देख रहे हो, तो ए प्लस बी औसत मतलब बटा 2 होगा ना, वो 50 है। तो ए प्लस बी कितना हो जाएगा, ए प्लस बी हो जाएगा आपका
50 दूना 100 हो जाएगा कि नहीं? तो सी का वजन तो पक्का पता लग जाएगा आपको। कैसे? देखिए, ये दूसरी इक्वेशन, ये तीसरी थी। ए बी सी तीनों को मिला के 65 है और ए और बी का 100 है, तो सी का तो 65 हो गया कि नहीं? सी का तो 65 हो गया। अभी सी का नहीं पूछा, अभी पूछा है बी का वजन। ठीक है, तो बी का कैसे निकालेंगे वो देख लेते हैं। बी तथा सी का, बी तथा सी का एक और इक्वेशन लिख रखिए। बी तथा सी का 60 किलोग्राम है, 60 किलोग्राम है ना। तो बी प्लस सी कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा कि नहीं? 60 दूना 120। अब सी का 65 है तो बी का पता लग जाएगा। अगर बी, इधर लिखा देखिए, बी प्लस सी कितना है? 120 है ना। तो देखिए, बी प्लस सी की वैल्यू है 65, 65 सी का वजन है 65 किलोग्राम और बराबर में 120 है। तो बी का हमको पता लग जाएगा। कैसे? 165, सॉरी 65 है, 120 में से 65 गए तो कितने बचे? 5, 30 5 35, 35 24, 45 55। तो बी का वजन कितना आ गया? 55। और हमें निकालना है, अच्छा बी का ही तो वजन निकालना है, तो बी का वजन कितना आ गया? 55 किलोग्राम। ऑप्शन नंबर 4 एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नाउ इसी के साथ हमारा पार्ट नंबर पहला खत्म होता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा, अच्छा भी लगेगा। और आपको जो कमियां लगे प्लीज कमेंट में पिन कीजिए, अपने मतलब अपना कमेंट कीजिए। अगर आपको अच्छा लगे तब भी, और आपको कुछ इम्प्रूवमेंट की जरूरत लगे तब भी। इस वीडियो के अंदर हमने लगभग 20 से 21 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए। इसके तुरंत बाद आपको जो दूसरा पार्ट मिलेगा उसमें भाग बी रहेगा। उसी शिफ्ट के क्वेश्चन 20 जो 20-25 रह गए हैं वो क्वेश्चन हम उस शिफ्ट के अंदर डिस्कस करेंगे। ठीक है, जो लोग नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक करके बता सकते हैं। अगर आप कुछ कमेंट नहीं कर रहे हैं तो लाइक करके बता सकते हैं, मेरा कॉन्फिडेंस और बढ़ जाएगा। ठीक है, और पाथ क्रिएटर एकेडमी को जनरली आप यूट्यूब पे तो मिल ही जाएंगे आसानी से, लेकिन टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं। वहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिल जाती है आपको। ठीक है, अगर एमपी और यूपी के स्टूडेंट हैं आप तो ये चैनल आपके लिए बहुत लाभदायक हो सकता है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। फिर मिलते हैं पार्ट नंबर 2 के अंदर। ठीक है, पार्ट नंबर 2 इसके तुरंत जस्ट बाद आएगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नाउ